हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप? जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होगा, अभी जो हमारा ये सीरीज चल रहा है ये आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का एक सीरीज चल रहा है और इसकी ऑलरेडी 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और ये अभी हमारा 5वां सीरीज चल रहा है। और इसमें भी हम लोग स्टूडेंट्स जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं आरआरबी एनटीपीसी के, उसी को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि जो वीडियोज़ मैं डाल रहा हूँ आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी सीरीज़ के, उससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिल रहा होगा अपने डाउट्स को क्लियर करने में। और फिर भी स्टूडेंट्स अगर किसी को कोई डाउट्स रह जाता है तो आप अपने कमेंट्स बॉक्स में जा करके अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं और उसमें मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने क्वेश्चन पर आते हैं और उसे देखते हैं कि आज हम लोग कितने टाइप्स के क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन उठाने वाले हैं वो एक्चुअली वो पूछा गया था आपको, ये 28/3/2016 में शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन था। ये आरआरबी एनटीपीसी का जो क्वेश्चन था ये 28/3/2016 को शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन था। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपसे स्टूडेंट्स ये पूछ रहा है कि 16 का वर्गमूल और 4 के वर्ग का गुणनफल। तो आपको पता है कि 16 का वर्गमूल आप ऐसे लिखेंगे और 4 का वर्ग ऐसे लिखेंगे। तो 16 का वर्गमूल, जैसा कि क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्टूडेंट, तो 16 का वर्गमूल 4 होता है और 4 का स्क्वायर करने पर ये 16 होता है और 16 को 4 से गुना करेंगे तो ये आपका 64 आंसर देगा। तो मेरे ख्याल से आपको स्टूडेंट्स ये समझ में आया होगा इसका फाइनल आंसर क्या होगा, 64, और जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा ये। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, ये कह रहा है कि एक आपको कंडीशन लगाया है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद आपको यहां देता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद डिवाइडेड बाय, यहां पर इसको कहता है डिवाइड करने के लिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो पूछता है कि इतने की वैल्यू क्या होगी, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। तो स्टूडेंट्स यहां देखेंगे आप लोग, आपको क्या देता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और यहां पर देता है 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको पता है स्टूडेंट्स कि एक रिलेशन होता है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो अगर आप इसको ऐसे लिखें कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो वही रिलेशन को आप यहाँ पर पुट कर देंगे, यही रिलेशन को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, इससे आपका ये पूरा रिलेशन बनता है। आप यहां से देखिए, मैंने अभी देखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख लीजिए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी साइन स्क्वायर थीटा, आप यहाँ पर लिख लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक रिलेशन होता है कि कॉट थीटा बराबर होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब आप यहाँ पर करिए कि अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे, इनका स्क्वायर करेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा पर भी स्क्वायर लगेगा। तो आपको करना क्या है कि इतने की वैल्यू आपको पुट कर देनी है कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप क्या करेंगे कि कॉट स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब चूंकि ये स्क्वायर में है तो जब इसको स्क्वायर रूट करेंगे तो फाइनली आपको आ जाएगा कॉट थीटा, यही आपका फाइनल आंसर होगा, कॉट थीटा आपका फाइनल आंसर होगा। मेरे ख्याल से जो मैंने यहाँ बताया है आप समझ पा रहे होंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है स्टूडेंट्स कि चक्रवृद्धि ब्याज, और क्वेश्चन आप कॉर्नर पर देख सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज 8% की वार्षिक दर से निवेश किए गए 37,500 रुपए तथा रुपए और 1.5 वर्ष में कितने हो जाएंगे। मतलब 37,500 रुपये अगर निवेश किया जाए तो 1.5 वर्ष में कितना हो जाएगा, जबकि जो ब्याज दर है वो आपका अर्धवार्षिक काउंट किया जाता है। ब्याज दर क्या है, वो आपका अर्धवार्षिक काउंट किया जाता है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि वो कितना हो जाएगा, यानी वो पूछता है कि वो अमाउंट कितना हो जाएगा। तो आपको पता है कि मिश्र धन बराबर होता है स्टूडेंट्स मूलधन 1 + R/100 और यहाँ पर होता है समय।
ये आपका फार्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। तो स्टूडेंट्स इसी फार्मूले पर हम वैल्यू को पुट करेंगे, इसी पर हम अपना मान निकालेंगे। अब आप देखिए मूलधन आपका क्या देता है 37,500। अब स्टूडेंट्स इसमें एक दो बातें आप समझ लेंगे कि आपको समय दे रहा है 1.5 वर्ष और दर कितना दे रहा है, दर दे रहा है आपका 8%। क्या दे रहा है 8% का। तो यहाँ पर जो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि जो इसका गणना किया जा रहा है वो अर्धवार्षिक किया जा रहा है। इसके जो गणना की जा रही है, दर की जो गणना की जा रही है वो अर्धवार्षिक की जा रही है। तो स्टूडेंट्स इसमें एक दो पॉइंट आपको ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी आपको ऐसा दिया जाए कि अर्धवार्षिक है यानी अर्धवार्षिक गणना की जाए तो आपको करना क्या होता है कि जो दर है उसको आधी कर देनी होती है और जो समय होता है उसको दोगुना करना होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपको दर दी गई थी वो 8% दी गई थी, तो अब आप उसको 4% लिखेंगे और जो आपका समय था 1.5 तो उसका आप 2 गुना कर देंगे तो वो आपका 3 वर्ष हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर सिंपली वैल्यू पुट कर देनी है और यहाँ पर 3 कर देना है। तो अब आपका फाइनल होगा ये यहाँ, अब 4 से इसको काटेंगे 25 बार में कट जाएगा, 25 एक 25 और 25 एक 26। तो यहाँ पर आपको सीधे सीधी 25 और 26 का स्क्वायर पूछ रहा है। तो अब आपको करना क्या है, 26 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए और 25 को 3 बार, 25 को 3 बार। अब आप इससे काटिए इसको, 25 से आप इसको काटते हैं तो कितनी बार में कट जाएगा, 4 तिया 12 और 12 3 15, 1500। अब 25 से इसको काट दीजिए, 25 छके 150 तो ये 60 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, 25 25 और 12 25 60। फाइनली आपका कुछ ऐसा स्थिति आएगा कि यहाँ पर अब आपका आ जाएगा 12 गुना 26 गुना 26 गुना 26 और बटे में आपका आ जाएगा 5। तो जब ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ये आपके आंसर होंगे 42,182 रुपये और 40 पैसे। आप इसको खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। 26 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका इतना ये निकल करके आ जाएगा मिश्र धन। ये आपका मिश्र धन बता देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी बात। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कॉट ए की जो वैल्यू है, कॉट ए की वैल्यू है वो 12/5 है, 12/5 है। तो कहता है कि साइन ए प्लस कॉस ए इंटू कॉसेक ए की वैल्यू क्या होगी। तो स्टूडेंट्स इसको हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन यहां दिख रहा होगा आपको। कॉट ए का मतलब होता है, मतलब स्टूडेंट्स कॉट ए का मतलब होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार का मतलब होता है, इसको आप इंग्लिश में दिखेंगे तो बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर इसको कहा जाता है, बी बाय पी। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें करना क्या होगा कि यहाँ पर आधार और लंब दिया गया यानी बेस बाय और परपेंडिकुलर दिया गया, तो हमें कर्ण निकालना है, हाइपोटेनियस निकालना। तो इसका हाइपोटेनियस क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप कर लीजिए कि 12 का स्क्वायर कर दीजिए और 5 का स्क्वायर कर दीजिए और उनका आप स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, 5 का 25, 144 में 25 जोड़ेंगे 169 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर रूट 13 हो जाएगा। मतलब जो कर्ण निकल के आएगा, चूंकि हमें आधार दिया गया जो कि 12 है और लंब दिया गया 5 और कर्ण भी हमारा निकल गया, यानी कि हाइपोटेनियस जो निकल गया वो 13, या इंग्लिश में कहे तो हाइपोटेनियस और हिंदी में कहे तो कर्ण। अब यहाँ पर हमको वैल्यू पुट कर देनी है। साइन थीटा का मतलब होता है, साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो लंब क्या है हमारा, लंब है 5, तो अब कर्ण क्या हो जाएगा 5/13। और कॉस थीटा का मतलब होता है, यानी कॉस ए का मतलब होगा आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है स्टूडेंट्स आपका, ये है 12, ये है 12। तो आपको करना क्या है स्टूडेंट्स कि आप सबको इसको जोड़ देना है, 12 और कर्ण क्या है आपका 13। अब कॉसेक थीटा का मतलब होता है, कॉसेक थीटा का मतलब होता है कि जो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो साइन का उल्टा है कॉसेक, साइन का जस्ट उल्टा होता है, यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि साइन थीटा जो होता है वो 1/कॉसेक थीटा के बराबर होता है स्टूडेंट्स। या आप ऐसे कह सकते हैं कि कॉसेक थीटा को इधर ले जाएंगे तो साइन थीटा नीचे चला आएगा। तो आप यहां पर देखिए कि इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, यानी कि साइन थीटा जो होता है वो अगर लंब बटे कर्ण होता है तो कॉसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है। तो दोनों कट के मान 1 हो जाता है। मतलब ये है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा
बराबर होता है 1 के। क्यों? क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण के, और कोसेक थीटा होता है जस्ट उल्टा कर्ण बटे लंब के। तो ये दोनों कट जाएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा 1। तो यहां पर इसी वैल्यू को हम पुट कर देंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि कोसेक का मान जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी कि साइन का उल्टा हो जाएगा। तो आप 13/5 कर देंगे, इसको 13/5 कर देंगे। तो अब आपको करना क्या है, इसको सॉल्व कर लेना है। इन दोनों का एलसीएम तो 13 ही रह जाएगा, 12/5 कितना हो जाएगा 17। अब आप 13 और 5, तो ये दोनों कट जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 17/5, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी वो 17/5 हो जाएगी। तो आपको ये क्वेश्चन जो है ऐसे सॉल्व करना है। इसका ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि एक आदमी 25% की हानि पर एक मेज को 4200 रुपये में बेचता है, 25% के हानि पर। तो कहता है कि अगर उसे 25% का लाभ कमाना है तो मेज को कितने में बेचना चाहिए। तो आप बहुत ही सिंपल सा सवाल है स्टूडेंट्स। कहता है कि वो एक आदमी 25% के हानि पर एक मेज को बेचता है, तो हानि पर जब बेचता है तो कितने में बेचता है 4200 में, और 25% के हानि पर, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसका क्रय मूल्य ये हो जाएगा, तो क्रय मूल्य ज्यादा हो जाएगा। अब इसी क्रय मूल्य पर अगर उसको लाभ कमाना है तो लाभ कमाने के लिए क्या करेगा, कहता है कि अगर उसे 25% का लाभ कमाना है तो वो उसको कितने में बेचेगा स्टूडेंट्स। तो सिंपल सी बात है कि आपको करना क्या है, इसका सीधे सीधी लाभ ले लेना है। तो इसका सिंपली आप जो नया जो विक्रय मूल्य होगा वो ऐसा हो जाएगा, आप 100 काट देंगे, अब 25 या 75 और 25 बचे 125। अब आप इससे काट देंगे, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 14। अब 1400 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5000 और 4 बचे 20, यानी कि 7000। 7000 में स्टूडेंट्स आप वो उसको बेचेगा तो उसे लाभ होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे। मैं दोबारा से एक बार बता दूं, कहता है कि अगर कोई आदमी 4200 रुपये में मेज को बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है। तो हमने पहले उसका क्रय मूल्य निकाल लिया और फिर कहा कि उसी को अगर उसे 25% के लाभ पर बेचना है तो अब उसको कितने में बेचना चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो क्रय मूल्य आएगा उसको आप 125% लाभ पर बेचेंगे तो 125/100 कर देंगे। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, यानी कि अब उसे उस मेज को 7000 रुपये में बेचना है, जो कि पहले वो 4200 रुपये में बेच रहा था, अब उसे वो 7000 में बेचेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन कहता है कि दो स्थान ए और बी के बीच में 300 किलोमीटर की दूरी है और दो स्कूटर यात्री ए और बी से एक साथ एक दूसरे की ओर बढ़ना शुरू करते हैं और 2.5 घंटे के बाद उनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर रह जाती है। कहता है कि यदि एक स्कूटर की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, यानी कि एक स्कूटर की चाल दूसरे स्कूटर से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो प्रत्येक स्कूटर की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। तो स्टूडेंट चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, यहां पर हमें समझना ये होगा कि 2.5 घंटे के बाद उनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर रह जाती है, यानी कि ये हम कहेंगे कि 2.5 घंटे में वो कुल कितनी दूरी तय करते हैं। 2.5 घंटे में वो 275 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, क्योंकि 300 किलोमीटर तो कुल दूरी थी। अब 300 में से 25 किलोमीटर की दूरी रह जाती है जब वो दोनों 2.5 घंटे की दूरी तय कर चुके होते हैं। तो एक्चुअली उन्होंने 2.5 घंटे में 275 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस कवर की है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम करेंगे क्या कि हम यहाँ पर उन दोनों का सापेक्ष चाल निकालेंगे। एक कहता है क्वेश्चन में कि एक स्कूटर की चाल दूसरे स्कूटर से 10 किलोमीटर ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, एक स्कूटर की चाल x मान लेंगे, एक को हम x + 10 मान लेंगे। अब कहता है कि दोनों स्कूटर की चाल पूछ रहा है, यानी इसकी भी चाल पूछ रहा है, इसकी भी चाल पूछ रहा है। अब हमें ये तो पता चल गया कि 2.5 घंटे में वो 275 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का सापेक्ष चाल निकालेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, मतलब ये भी इधर आ रहा है, एक ये भी इधर आ रहा है। मान लीजिए इसकी x है, इसकी x + 10 है, तो सापेक्ष चाल क्या होगा, तो हम पहले दूरी लिख लेंगे, जो हमारा ये निकल करके आता है, जो समय निकल करके आता है। अब हमको सॉल्व करना है समय को निकालना। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे कि सापेक्ष चाल निकालने के लिए अब हमको पता है कि 2.5 घंटा उसको समय लगता है
और दोनों की सापेक्ष चाल है क्या? सापेक्ष चाल का मतलब होगा कि जब भी विपरीत दिशा में आता है ना तो दोनों चाल प्लस हो जाती है, और जब सेम डायरेक्शन में होता है तो माइनस हो जाती है। तो चूंकि दोनों एक दूसरे की ओर आ रहा है तो चाल प्लस हो जाएगी, तो x + 10 कर देंगे। तो फाइनली हमारा होगा x, यानी कि इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2x + 10 हो जाएगा, और यहां पर हम क्या करेंगे 275 × 10 और 25 से हम इसको भागा लगा देंगे। इसको हमने इधर ले लिया, उसको उधर ले लिया, अब इधर से हम इसको काट देंगे, देखते हैं कितनी बार में कटता है स्टूडेंट्स। तो ये कटेगा आपका 8 8 3 11, यानी कि ये 11 बार में ये कट जाएगा। तो आपको दोनों की संयुक्त चाल जो आ रही है वो कितनी आ रही है? 110 आ रही है। तो अब आपको करना क्या है, x की वैल्यू निकालनी है। इसमें से आप 10 घटा देंगे तो आपका 100 बचेगा, इस 2 से इसको भाग लगा देंगे तो x का मान आपको कितना आता है? 50। x का मान कितना आता है? 50। अब आपसे पूछा जा रहा है एक की गति तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई, और दूसरे की गति कितनी आ जाएगी? 50 + 10 60 किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर दोनों की गति हमने निकाल दी। दोनों की गति कितनी आती है? सापेक्ष चाल 110, और ये एक की गति 50 और दूसरे की 60। मेरे ख्याल से आपको ये बातें समझ में आ गई। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक क्वेश्चन कहता है कि एक आदमी ने, जैसा कि क्वेश्चन आपको कॉर्नर पर दिख रहा होगा यहाँ पर, कि एक आदमी ने 360 रुपए में 144 संतरे खरीदे। क्या कहता है? 360 रुपए में 144 संतरे खरीदे और 10% के लाभ से बेच दिया। 10% के लाभ से बेच दिया। अब प्रति दर्जन संतरे किस दर से बेचे? यानी कि आप पूछता है कि आपने प्रति दर्जन संतरे किस दर से बेचे। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ क्या कहता है कि 360 रुपए में वो कितना संतरा खरीदता है? 144। तो मतलब ये है कि 360 में एक संतरे की कीमत क्या होगी? 360 रुपए में 144 संतरे खरीदता है, तो एक संतरे की कीमत यानी क्रय मूल्य इतनी हो जाएगी। अब कहता है कि उसको वो 10% के प्रॉफिट पर बेचता है। तो 10% के प्रॉफिट पर बेचेगा तो अब विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा उसका? एक संतरे का विक्रय मूल्य इतना हो जाएगा, क्योंकि एक संतरे का क्रय मूल्य तो इतना हो गया, क्योंकि 360 बटे 144 हो जाएगा, और उसको कहता है कि 10% के लाभ पर बेचता है, तो एक संतरे का विक्रय मूल्य इतना हो गया। अब कहता है कि प्रति दर्जन उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आपको पता है कि एक दर्जन में 12 संख्याएं होती है, एक दर्जन बराबर 12 होता है, इसलिए मैंने 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें विक्रय मूल्य पता चल जाएगा, जो प्रति दर्जन विक्रय मूल्य होगा वो पता चल जाएगा। तो अब हमें करना क्या? एक जीरो इधर से, एक जीरो इधर से, एक जीरो इधर से, एक जीरो इधर से कट गया। अब आपको करना क्या है? 12 से काट दीजिए, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है स्टूडेंट्स, आपको पता है। तो 12 तिया 36 हो जाएगा, 11 तिया 33, तो 33 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से वो अंडे खरीदता है, सॉरी बेचता है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी बात जो मैंने यहाँ समझाने की कोशिश। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक ही लंबाई, आप कॉर्नर पर क्वेश्चन देख सकते हैं कि एक ही लंबाई बी की लंबाई का 5/8, एक ही लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है। तो कहता है कि बी की लंबाई से एक ही लंबाई का अनुपात क्या होगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। ये कहता है, यहां पर पहले हम ये निकाल लेंगे। क्या कहता है? एक ही लंबाई बी की लंबाई का 5/8, तो क्लियर है कि 5/8 होगा। एक ही लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है, ठीक। बहुत लोग ऐसे भी समझेंगे, इसको मैं ऐसा करता हूं। मान लीजिए कि मैंने कहा कि बी की लंबाई का 5/8, तो मान लीजिए कि मैंने कहा कि बी की लंबाई x है, तो ए की लंबाई क्या हो जाएगी? x का 5/8 हो जाएगा, ठीक। तो अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालते हैं तो हम क्या लिखेंगे? ए बराबर हमने क्या लिखा है? बटा 8, और बी क्या हमारा? x। तो ये दोनों अगर कट जाएगा तो इसको आप फाइनली ऐसा पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? यानी ए बाई बी बराबर 5/8। तो अब कहता है यहाँ पर फाइनल क्वेश्चन में कि तो बी की लंबाई से ए की लंबाई का अनुपात क्या होगा। तो बी की लंबाई से ए की लंबाई का अनुपात क्या होगा? तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो अब आप इसको क्या लिखेंगे? बी बाय ए कर देंगे, बी बाय ए उल्टा कर देंगे। तो उल्टा करने पर क्या होगा? ये भी ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो 8/5 हो जाएगा। तो रियल आंसर इसका क्या हो जाएगा? 8/5 इसका रियल आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप ऑप्शन नंबर डी में आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी में आप देख सकते हैं कि आपका 8/5 है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपने नेक्स्ट
क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन कहता है स्टूडेंट्स कुछ ऐसा है, कहता है कि दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए, दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहले संख्या का 3 गुना दूसरे संख्या के 2 गुने से 5 अधिक। क्या कहता है कि दो क्रमागत संख्या, क्रमागत का मतलब होता है स्टूडेंट लगातार संख्या, कंसेक्यूटिव नंबर्स। कहता है कि देयर आर 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, ठीक है, 2 लगातार संख्याएं हैं। तो कहता है कि पहले संख्या का 3 गुना दूसरे संख्या के 2 गुने से 5 ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम सिंपली एक संख्या को x मान लेंगे और अगली संख्या को x + 1 मान लेंगे। क्योंकि यहाँ कहता है क्रमागत, तो क्रमागत का मतलब क्या होगा कि अगली संख्या, एक x है तो अगली संख्या के लिए हमें x + 1 करना होगा, ठीक। अब कहता है कि जो पहली संख्या है इसका 3 गुना, तो इसका 3 गुना कहता है कि इसके 2 गुने से, यानी दूसरी संख्या के 2 गुने से 5 अधिक। तो यानी कि इस संख्या का, पहले संख्या का 3 गुना और दूसरे संख्या का 2 गुना का अंतर 5 होगा। क्लियर? तो अब हमको करना क्या, यानी डिफरेंस 5 होगा, तो हमें x की वैल्यू निकाल लेनी है। तो हम क्या करेंगे, 3x, इसको जब हम खोलेंगे तो ये 2x हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये -2, क्योंकि दोनों से मल्टीप्लाई होगा, और ये यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो इन दोनों का अंतर तो x होगा, -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, और 5 के साथ प्लस हो जाएगा तो 7 दे देगा। तो हमें पता चला कि पहली संख्या तो 7 है, अगली संख्या क्या होगी, 7 + 1 यानी कि 8, यानी कि 2 लगातार संख्याएं क्या है, 7 और 8। आप यहाँ चेक भी कर सकते थे रख करके कि अगर 7 को 3 से मल्टीप्लाई करते तो 21 हो जाता, और यहाँ पर आप क्या करते, 7 × 1 = 8 करते, और 8 × 2 = 16, और इन दोनों का अंतर कितना आता है, 5। आप ऐसे भी इसको यहाँ पर चेक कर सकते थे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, और मैं ऐसे ही आपको अभी RRB NTPC और ग्रुप डी में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनके सीरीज अभी चलाता रहूंगा। और मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा स्टूडेंट कि आप लोग लगातार DD ऑनलाइन को चैनल के साथ जुड़े रहिए, ताकि आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव और अच्छे पैटर्न के क्वेश्चंस मिलते रहें। और इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इसको लगातार प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि अगर लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो यही सारे क्वेश्चंस आने। आपको पता है कि अभी 28 दिसंबर से पेपर होने वाले हैं इसके NTPC के, और जो मार्च तक चले, उसके ठीक बाद अप्रैल से लेकर के जून तक आपका ग्रुप डी का सेशन रहेगा। तो अभी स्टूडेंट्स मैं ऐसे लगातार मैथ्स के क्वेश्चंस लाता रहूंगा आपके बीच, और आप उनसे फायदा उठाते रहेंगे, और हम लोगों का रिलेशन इसी तरीके से बरकरार है, मेंटेन। तो स्टूडेंट्स, आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं यही कहूँगा कि ये अभी जो वीडियो हमारा चल रहा है, ये इसका 5वां वीडियो है, और इसके पहले मैंने ऑलरेडी 4 वीडियो अपलोड कर दी है। आप में से जिन लोगों ने भी अगर 4 वीडियो नहीं देखा है स्टार्टिंग के, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दी, उसमें जाके देख सकते हैं, वरना आप आई बटन पर क्लिक करके भी आप उस क्वेश्चन को देख सकते हैं, उन सारे पार्ट को देख सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। लेकिन जाने से पहले मैं जैसा बराबर कहता हूँ कि प्लीज़ लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोगों को शेयर करें और ज़रूरतमंदों तक उनको पहुँचाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं हम लोग अपने 6ठे वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।